आज हमारा 16th लेक्चर है। ये पेज हमने कल डिज़ाइन किया था, मतलब इसकी HTML हमने HTML का कोड, इसका पोर्शन जो था वो हमने लिखा। ये हमने कल यानी HTML सारी लिखी थी, HTML की कोडिंग की। उसके बाद आज हम इसी की CSS कोड को लिखेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ CSS ओपन करते हैं। CSS की फ़ाइल भी हमने ओपन कर ली। इसमें सबसे पहली चीज़ जो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था, जब हम CSS की बेसिक्स पढ़ रहे थे, तो मैंने बताया था कि CSS के पेज के अंदर सबसे पहले जो चीज़ आप देते हैं वो होती है कि जैसे HTML में हमने दी है, ये देखिए आप, तो हमने इसमें करैक्टर सेट UTF-8 दिया है, ठीक है। यहाँ पे भी बिल्कुल आपने इसी तरह से करना है। यानी ये जो लाइन है इसको नीचे करता हूँ, ये भी समझाता हूँ ये किस लिए मैंने लगाई हुई है। यहाँ पे ऐट और उसके बाद करैक्टर सेट और उसके बाद मैं यहाँ UTF-8 और उसके बाद हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम जिस टैग की सेटिंग करेंगे, बॉडी टैग से भी पहले मैं अगर इसका आपको लुक दिखाता हूँ, पेज का व्यू एक दफ़ा दिखाऊंगा। ये काफ़ी जगह पे ये देख रहे हैं आप, तो इजाफी मार्जिन और ये पैडिंग और इस तरह की चीज़, ये टॉप और बॉटम पे मार्जिन काफ़ी जगह दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले ख़त्म करना होगा। उसके लिए क्या करते हैं हम, मैं यहाँ आता हूँ, ये स्टार यानी कि स्टेरिक का साइन लगाएंगे। स्टेरिक का साइन इसलिए होता है कि जो सेटिंग इसके अंदर लिखेंगे वो पूरी, जिस तरह से बॉडी जो है वो पूरे पेज के ऊपर सेटिंग अप्लाई करती है, इस तरह स्टेरिक का साइन भी पूरी जो आपकी जो पेज होता है उसके ऊपर वो सेटिंग्स अप्लाई करने के लिए यूज़ होता है। स्टेरिक साइन के अंदर कुछ चंद चीज़ें हम लिखते हैं। सबसे पहले मैं मार्जिन यानी जो एडिशनल मार्जिन है मैं उसको ख़त्म करना चाहता हूँ, तो मार्जिन 0 मार्जिन और उसके बाद मैं इसको 0 कर दूँगा। पिक्सल वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, दे भी सकते हैं, ना भी दें तो उसके बगैर भी 0 का मतलब 0 ही होगा। उसके बाद जो एडिशनल पैडिंग है वो भी मैं 0 कर देता हूँ। उसके बाद जो ये जो बेसिक 3 चीज़ें हैं, 2 चीज़ें हैं, ये देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इसके अंदर, ठीक है। मैंने वो दी, उसको सेव किया, तो अब आप देख रहे हैं जो एडिशनल स्पेसिंग थी वो सारे पेज के अंदर ख़त्म हो गई है। अब पेज काफ़ी कंसाइज हो गया है, जहाँ जहाँ मार्जिन हम देना चाहेंगे वहाँ हम खुद दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं इस अपने कोड के अंदर। नेक्स्ट चीज़ जो है, अब हम बॉडी से स्टार्ट करेंगे। मैं अब थोड़ी सी मतलब कोडिंग करता जाऊँगा, जहाँ पे जिस प्रॉपर्टी की आपको समझ ना आए फ़ौरन आपने मैसेज करना है आई हैव अ क्वेश्चन लिख के, ठीक है। तो बॉडी के अंदर चलते हैं। बॉडी के अंदर सबसे पहले हम बैकग्राउंड लिखेंगे कि बैकग्राउंड बॉडी का कैसा होना चाहिए। कलर स्कीमिंग की जब हम बात करते हैं तो जो हमारा इंस्टीट्यूट का कलर है बैकग्राउंड का, या जो इसके अंदर ये कलर स्कीम यूज़ हुई है, हम वेबसाइट के अंदर यही करेंगे। तो बैकग्राउंड का कलर ये है, जो ये आप इस बैनर की जो बैकग्राउंड देख रहे हैं, मैं ये देना चाह रहा हूँ। तो किसी भी इमेज जिसमें से आप कलर पिक करना चाहते हैं, आप उसको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करें फ़ोटोशॉप के अंदर, या कंट्रोल O प्रेस करके जहाँ पे वो फाइल है उसको आप ओपन कर लें। और ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, ये टूल जो है इसको आपने सेलेक्ट करेंगे, ये आई ड्रॉपर टूल, इसको आप यहाँ से, ये पहला टूल ये है इस ड्रॉप डाउन के अंदर, इसको सेलेक्ट करने के बाद आप उस कलर के ऊपर जाके क्लिक करेंगे तो ये कलर यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा। इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कलर का कोड मिल गया है, ठीक है। मैं ये बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ, ये हैश आपने साथ इसके लगाना है। इसको कॉपी किया मैंने, उसके बाद यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे मैं बैकग्राउंड में हैश साइन और उसके बाद वो कलर कोड, ये कलर कोड को हेक्सा कोड कहते हैं। ये इस तरह से है जैसे अब तक हमने जो कलर यूज़ किए हैं उसमें हम कलर का नेम देते होते थे, रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, कुछ भी देते थे। लेकिन ये अब कुछ ऐसा कलर होता है, ये अब ग्रे है, मे बी इसका तो मिल जाए, लेकिन कोई लाइट ग्रे है, या लाइट ग्रे में भी कई आपको निकल जाए, यानी
आपको कलर मिलेंगे। तो उन कलर्स को आप अगर इंक्लूड कराना चाहते हो तो उनको डायरेक्टली उनका नेम नहीं होता, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे इस कलर को मैंने यहाँ से पिक किया, अब ये देख रहे हैं कि अब हर स्टेप पे मैं जहाँ भी क्लिक करता हूँ एक नया कलर है। ये यहाँ पे कलर सेलेक्ट होगा जो वहाँ पे कलर होगा, यहाँ पे मैं देखता हूँ तो ये एक कलर और है इस जगह पे। अब इनका आप किस तरह से नेम दे सकते हैं? नेम नहीं दे सकते, इसका कोई कोड होना चाहिए। तो इसका कोड ये होता है, इसको हेक्सा कोड बोलते हैं। इसको आप यानी इजीली फ़ोटोशॉप में जनरेट कर सकते हैं। और भी कई सोर्सेज हैं, लेकिन अगर आपके पास फ़ोटोशॉप इंस्टॉल है तो ये ईजीएस्ट मेथड है जिससे आप इसको यानी इसका कलर कोड ले सकते हैं किसी भी कलर का। तो ये मैंने ये इस कलर का कोड लिया है और ये बॉडी का बैकग्राउंड दे दिया। उसके बाद अगली जो प्रॉपर्टी है वो हम इसके देखेंगे कि पूरे बॉडी के अंदर कलर जो है, यानी कलर का मतलब है कि टेक्स्ट कलर कौन सा किस तरह का हो। ऐसा टेक्स्ट जो किसी भी टैग के बगैर लिखा जाए, मतलब पैराग्राफ टैग के बगैर लिखा जाएगा, बाहर लिखा जाए, उसका कलर क्या हो। तो यहाँ पे मैं कलर में आता हूँ और कलर कोड इधर से मैं एक कलर है वो कलर कोड यहाँ से एक सिलेक्ट कर लेते हैं 6772। ये कलर कोड है, इसको मैंने यानी अपनी वेबसाइट के अंदर इंक्लूड कराना चाहता हूँ। क्या करूँगा, ये कलर ये वाला कलर जो है ये मैं टेक्स्ट का कलर रखना चाहता हूँ, उसको कॉपी करूँगा यहाँ से, ओके कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे आया और मैंने हैश साइन लगाया और इसको पेस्ट कर दिया। ये उसके बाद आते हैं कि अब पूरी बॉडी के अंदर जितना भी टेक्स्ट होगा उसकी फ़ॉन्ट क्या होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम एक आती है फ़ॉन्ट सिलेक्शन में। कुछ ऐसी फ़ॉन्ट्स होती हैं जो मैंने अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल की हुई हैं या मेरे सिस्टम में मौजूद हैं। जब वो मैं वेब पे लगाता हूँ तो मेरे सिस्टम के ऊपर जब वेब काम करती है तो वो सारी फ़ॉन्ट्स काम कर रही होती हैं, ठीक है। लेकिन जब हम उसको अपलोड करते हैं तो वो फ़ॉन्ट मिलती नहीं है, वो चूँकि सर्वर पे मौजूद नहीं होती है तो इसलिए वो फ़ॉन्ट को पिक नहीं कर सकता। तो उसकी जगह पे सिंपल फ़ॉन्ट तो हमारा सारा जो स्टाइल है वो ख़राब हो जाता है। तो उसका एक सलूशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने क्या करना है, सबसे पहले ऑनलाइन कोई फ़ॉन्ट लेनी है, उसको सिलेक्ट करना है, उसको इंपोर्ट कर लेना है अपनी CSS फाइल में, ठीक है। उसको कहाँ से आप लेंगे, एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी, जैसे हमने आइकॉन्स की कल एक लाइब्रेरी पढ़ी थी फ़ॉन्ट ऑसम, इसी तरह से एक मैं फ़ॉन्ट्स की आपको लाइब्रेरी बताने जा रहा हूँ। उसको कहते हैं गूगल फ़ॉन्ट्स, ठीक है। यहाँ पे आप गूगल के अंदर गूगल फ़ॉन्ट्स लिखेंगे तो ये पहली वेबसाइट आ जाएगी, यानी fonts.google.com। यहाँ पे जाएं, ठीक है। यहाँ से मैं ऑलरेडी फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर चुका हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारी आपको फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे, आप इनमें से देखें जो आपको पसंद आती है फ़ॉन्ट अपने वेब के अंदर यूज़ करने के लिए। ये सब फ्री हैं, यानी एक ओपन सोर्स के तौर पे आप इनको यूज़ कर सकते हैं। जस्ट आपको इनको किसी भी फ़ॉन्ट जिसको यूज़ करना चाहते हैं उसको इंपोर्ट करना होता है। मैं यहाँ सर्च में जाता हूँ और ये फ़ॉन्ट मैं चूँकि इंपोर्ट कर चुका हूँ तो मैं बताता हूँ कि आप कोई भी अगर फ़ॉन्ट है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ये फ़ॉन्ट मैं चाहता हूँ तो इस पर क्लिक करके मैं इसको ओपन करूँगा। ये फ़ॉन्ट ओपन हो गई। यहाँ पे जाएंगे आप और सिलेक्ट फ़ॉन्ट कर लेंगे, ठीक है। सिलेक्ट दिस फ़ॉन्ट करेंगे तो ये नीचे सिलेक्ट हो जाएगी। आपने ये वाले जो नीचे आ गया है इसके ऊपर क्लिक करनी है। तो ये आपको मेथड सारा बता रहा होगा कि किस तरह से आपने इस फ़ॉन्ट को इंस्टॉल करना है, इस फ़ॉन्ट को अपने वेब पेज के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं आप। तो ये मैं आता हूँ, ये CSS का मेथड है इंपोर्ट का। यहाँ पे उसने बता दिया कि इस कोड को आप कॉपी करें और अपने वेब पेज के अंदर आप पेस्ट कर दें, ठीक है, यानी अपने CSS फाइल के अंदर। ये मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दी है। इसको आप URL के साथ भी लिख सकते हैं और URL के बगैर भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। ये इंपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। ये URL जो मैंने यूज़ किया है इसके बगैर लिख लें तो भी ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और अगर इसके साथ आप इसको यूज़ कर लेते हैं तो भी ये काम करेगा।
मैंने एक ऑलरेडी एक फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर चुका हूँ, इसको मैं यूज़ करूँगा। जस्ट सिंपल आपने जिस फ़ॉन्ट को यूज़ करना है उसकी ये आपने लाइन कॉपी करनी है। उसके बाद जिस जगह पे आप यानी ये इंपोर्ट कर लिए, अब ये हर जगह अप्लाई नहीं होगी, लेकिन आप इसको अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। अब मैं इसको यहाँ अप्लाई करना चाहता हूँ इस बॉडी के अंदर, तो मैं क्या करूँगा, जहाँ आपने अप्लाई करनी है उन्होंने नीचे प्रॉपर्टी लिखी हुई है, फ़ॉन्ट फैमिली की प्रॉपर्टी उन्होंने कंप्लीट वैल्यू के साथ लिख दी है। तो मैं अपनी ये वाली फ़ॉन्ट को लिखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ जाके सर्च करूँगा, ये फ़ॉन्ट आ गई है। इसका आप अगर इसको मैं सेलेक्ट दिस फ़ॉन्ट और यहाँ क्लिक करूँगा, उसके बाद ये नीचे प्रॉपर्टी दी हुई है जिस तरह से मैं इस फ़ॉन्ट को यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जाऊँगा और इस प्रॉपर्टी को यहाँ पेस्ट कर दिया, इसको सेव करता हूँ। अब आप देखिए तो सारे जो है उसका कलर चेंज हो चुका है, लेकिन चूँकि सारा टेक्स्ट इनक्लोज है पी टैग के अंदर या किसी डिफरेंट टैग्स के अंदर, तो इस वजह से उस पर फ़ॉन्ट तो इफेक्ट नहीं कर रही है। फ़ॉन्ट को करने के लिए उस टैग के अंदर लगानी पड़ेगी। तो उसके बाद आगे आते हैं हम, जो H2 हमने यूज़ किए हैं उनकी थोड़ी सी सेटिंग कर लें। 250%, हम 250% का मतलब है सबसे पहले हम एक मिनट मैं यहाँ पे आता हूँ, तो फ़ॉन्ट साइज़ की प्रॉपर्टी लगाऊंगा। फ़ॉन्ट साइज़ मैंने दे दिया 250%। इसका मतलब ये है कि जो रेगुलर फ़ॉन्ट होती है उससे 250 यानी 2.5 टाइम्स, मतलब उसका 100% तो सेम वही साइज़ होगा, और 250% का मतलब है 2.5 यानी 2.5%, 2.5 गुना उससे ज़्यादा बड़ा साइज़ हो जाए। हम H2 की जो आम प्रॉपर्टी यानी जो साइज़ होता है उससे बढ़ाना चाह रहे हैं, इसको 250 टाइम्स बढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसको मैंने ये दे दिया 250। उसके बाद आपने जो इसको सेकंड प्रॉपर्टी देनी है वो आप इसको कलर दे सकते हैं, और कलर देने के बाद कलर चूँकि सेम मैं चाह रहा हूँ जिस तरह से सारे कलर का यानी पूरी बॉडी के अंदर कलर एक जैसा किया, तो इसका भी वही रहे। लेकिन मैं एक चीज़ करता हूँ, यहाँ पे मैं हर प्रॉपर्टी के अंदर इंक्लूड करता जाऊँगा ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी, हर सेलेक्टर के अंदर। ठीक है, ट्रांजिशन 0.5 और एस यानी 0.5 सेकेंड और आल, ये इसलिए है ताकि जब हम बाद में इन पे कोई और CSS की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करें तो हमें एक एक के अंदर जाके ये अप्लाई ना करनी पड़े। ठीक है, इनका साइज़ मैं चेंज करता हूँ रिस्पॉन्सिव के अंदर या कोई भी, तो आपने एडिशनली सबके साथ ट्रांजिशन अप्लाई करते जाना है। ठीक है, इसका फॉर द टाइमिंग आपको कोई इफेक्ट नज़र नहीं आएगा पेज के अंदर, लेकिन फ्यूचर में जब आप यूज़ करेंगे तो ये उस टाइम आपको इसकी चीज़ की समझ आएगी क्यों हमने यूज़ किया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं इससे अगली जो प्रॉपर्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट, हम जिसको यानी सिलेक्टर जो हम जिसको प्रॉपर्टीज़ देने जा रहे हैं वो है पी की प्रॉपर्टी। पी यानी पी का सिलेक्टर, और पी को हमने सबसे पहले फ़ॉन्ट फैमिली देंगे, और फ़ॉन्ट फैमिली के लिए मैं सेम यही कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, इधर पेस्ट किया, और फ़ॉन्ट फैमिली की जो प्रॉपर्टी है वो मैं इसमें भी लगा दूँगा, यानी H2 भी जो है उसको भी फ़ॉन्ट फैमिली वही मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद पी की प्रॉपर्टी, पी का जो सेलेक्टर है उसको मैं कलर दूँगा, कलर से यही यूज़ करना चाहता हूँ। उसके बाद अगली है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो पैडिंग हो, मतलब ये आप देख रहे हैं ये एक पैराग्राफ है, ये काफ़ी कंजस्टेड है दूसरे के साथ, तो इसको मैं थोड़ी सी पैडिंग देना चाह रहा हूँ कि यानी अमूमन जो इसकी पैडिंग होती है उससे थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए। मैं इसको पैडिंग दे देता हूँ 4%। जहाँ पे कोई चीज़ समझ ना आए फ़ौरन पूछिए आप।
उसके बाद हम इसको इंडेंट दे देंगे। टेक्स्ट इंडेंट में जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था कि आपको अभी नहीं समझा रहा, CSS में बताऊंगा। तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि टेक्स्ट इंडेंट क्या होता है इसमें। ये आप देख रहे हैं एक पैराग्राफ है। मैं इधर ना HTML में आके किसी भी पैराग्राफ की जो टेक्स्ट है उसको बढ़ा लेता हूँ थोड़ा सा। ये टेक्स्ट, ये एक पैराग्राफ है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया। इसको सेव करके इसे मैं डिस्प्ले देखूँगा। ये आप देख रहे हैं इसको ये बिल्कुल स्टार्ट से सारी लाइन स्टार्ट हो गई। मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा इतना जो है स्पेस छोड़ के, मतलब यहाँ पे अगर कोई टॉप पे हेडिंग आती है या कोई और चीज़ आती है तो एक ये मतलब देखने में थोड़ा खूबसूरत लगता है, अच्छा लगता है कि अगर टेक्स्ट के स्टार्ट में पहली लाइन जो होती है उसके स्टार्ट में थोड़ी सी स्पेसिंग दी हुई है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे आके टेक्स्ट इंडेंट दूँगा। इसको ये जो पैडिंग है ये मैंने 4% से कम करके 2% कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट इंडेंट और टेक्स्ट इंडेंट भी 2% कर दूँगा। इसको सेव कर दिया मैंने। ये आप देख रहे हैं थोड़ी सी यानी ये स्टार्ट जो पहली लाइन है वो सारे जो हमारे पैराग्राफ टेक्स्ट होंगे उनमें इंडेंट आ जाएगा। इसको जो ये ऑटोमेटिकली हर पैराग्राफ को स्पेस दे देगा, जिसको बोलते हैं इंडेंट। ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट इंडेंट के बाद आगे चलते हैं तो इनके सारे पैराग्राफ जो हैं उनकी अलाइनमेंट देनी पड़ेगी हमें। तो टेक्स्ट अलाइन, जस्टिफाई, उसके बाद सेम वही प्रॉपर्टी जो सब में अप्लाई करनी है, ट्रांजिशन 0.5 और सेव। उसके बाद अगली जो कॉमन प्रॉपर्टी है सबके अंदर, ये वो सेटिंग्स हैं जो सारों की हम अपनी मर्ज़ी से अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, IMG की सेटिंग, IMG के अंदर जो सबसे पहले हम इसकी विड्थ 100% कर देंगे। विड्थ 100% का मतलब है कि जिस कंटेनर के अंदर ये इमेज मौजूद हो उस कंटेनर के जो विड्थ दी गई, मसलन ये अगर हमने इमेज किसी एक सेक्शन के अंदर लगाया तो जो सेक्शन की विड्थ हो उसके 100% ये इसकी विड्थ हो जाए। ठीक है, हाइट उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी, लेकिन विड्थ उसकी, अब मसलन मैं एक इमेज लगाता हूँ, एक पूरे इस पेज के अंदर ओपनली इमेज लगाता हूँ तो उसका जो बाहर वाला टैग है यानी कंटेनर है वो मैंने एक डिव लगाई हुई है और डिव की विड्थ मैंने 1200 दे दी है। तो क्या होगा कि ये इमेज अगर मैंने इसको 100% दिया है तो इसकी विड्थ ऑटोमेटिकली इसके पेरेंट सेक्शनिंग एलिमेंट जो होगा उसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, यानी 100% उसके ऊपर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि मैंने 100% दे दी विड्थ और इमेज टैग के अंदर हाइट मैं चाहता हूँ कि ऑटो एडजस्ट हो, जितनी मतलब हाइट दी गई है उतनी खुद ही हो जाए। तो उसके लिए बोलते हैं यानी जो इमेज की बाय डिफ़ॉल्ट हाइट है वही रहे, तो उसके लिए मैं हाइट और इसको ऑटो कर दूँगा। हाइट दे दी। उसके बाद आते हैं कि ट्रांजिशन अप्लाई करूँगा। सेकेंड और इसको क्लोज कर दिया। उसके बाद अगला जो है, अब हम अपने सेक्शनिंग एलिमेंट्स की तरफ आएंगे। ये जो हमने अंदर लगाए हुए इनको 1 बाय 1 हम अब अरेंज करते जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास है। सबसे पहला है हमारा हेडर। ठीक है, और हेडर की हम अगर देखें तो हेडर को हमने यानी फुल विड्थ 100% विड्थ देनी है। ठीक है, मतलब कि हेडर का जो पूरे पेज के 100% कवर करे। ठीक है, तो उसके बाद सबसे पहले अब इसकी सेटिंग करते हैं। यहाँ पे
पे आए हेडर, और हेडर के अंदर हमने सबसे पहले इसका यानी विड्थ दे दी 100%, उसका बैकग्राउंड और बैकग्राउंड कलर देंगे हम। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम अपने वाले ये वेब जो पिक्सल परफेक्ट इंस्टीट्यूट की कलर स्कीमिंग है वो यूज़ करना चाहते हैं। तो ये बैकग्राउंड मैं इसका हेडर का देना चाहूँगा। इसका मैंने यहाँ से कलर पिक किया, ये टूल मेरा सिलेक्टेड है ऑलरेडी, इसलिए ये ऑटोमेटिकली इसको पिक कर रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ जाऊँगा और यहाँ पे जाके इसका कोड मैं कॉपी कर लूँगा, इधर गया आई पुट बैकग्राउंड और हैशटैग, उसके बाद मैंने यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया जो कलर कोड है, और उसके बाद आगे आते हैं कि इसकी हाइट कितनी हो। ठीक है, हाइट का मतलब ये है कि इस इमेज में आते हैं तो ये आप देख रहे हैं कि हाइट ये वाली जो यानी इस हाइट की बात कर रहा हूँ, हेडर की हाइट की। ठीक है, ये वाली तो हमने 100% दे दी। उसके बाद अब इसकी हाइट लगाते हैं। उसके बाद हमने हाइट हम इसकी 70 पिक्सल दे देते हैं। इसको मैंने सेव किया, इसका डिस्प्ले देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आप कंप्लीट देख रहे हैं, यहाँ पे इसका डिस्प्ले आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा H1 है, जो हमने नेम लिखा हुआ है, इसको वाइट होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसके ऊपर सही आएगा। ठीक है, तो इधर ऊपर हम जहाँ पे हमने हेडिंग 2 को किया है, यहाँ पे हम एक और H1 की भी लगा देंगे, और H1 का हमने कलर दे दिया। इसको मैं कलर वो दे देता हूँ जो हमने बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, यानी बिल्कुल वाइट जैसा जो ऑफ वाइट कलर है वो हम इसको दे देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें तो ये अब इसके ऊपर नज़र आ रहा है। ठीक है, ये हमारा हेडर हो गया। इसके ऊपर फर्दर चलते हैं, जो हमने इसकी हाइट दे दी, और ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये भी इसके ऊपर सेम एज इट इज़ अप्लाई करते हैं। हेडर हो गया, और उसके बाद आते हैं हम कि हेडर के अंदर अगर आप देखें, ये हमारा हेडर सेक्शन है। हेलो, ये किसकी आवाज़ आई? हेलो, अच्छा, ये जो हमारा हेडर सेक्शन है, हेडर सेक्शन के बाद हमने क्या किया है, उसके बाद ये लोगो लगाया हुआ है। ठीक है, तो हेडर सेक्शन के अंदर यहाँ पे सबसे पहले जो चूँकि हिडन है, क्योंकि हमने उसको कोई इमेज वगैरह नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे आते हैं IMG के अंदर ये लोगो पड़ा हुआ है, logo.png। ठीक है, इसको यूज़ करने के लिए हम इसको एज ए बैकग्राउंड यूज़ करेंगे उसी एंकर टैग का। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, ये एंकर टैग है और इसको आईडी लगाई हुई है लोगो। तो इधर हम हैश लोगो, बैकग्राउंड, URL, और URL हमने दिया है IMG/, और इसका नेम हम एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे ताकि कुछ स्पेल वगैरह मिस्टेक ना हो। तो यहाँ से मैंने इसको पेस्ट किया, सेव करके इधर डिस्प्ले देखते हैं। उसके बाद जो बाकी की प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी मदद से हम इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं वो लिखेंगे।
सबसे पहले हम इसको फ्लोट देते हैं। फ्लोट का मतलब ये होता है कि ये किस साइड पे लाई करे, ठीक है। इस जगह पे जहाँ पे पिक्सल परफेक्ट इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है, इस जगह पे हम उसको रखना चाहते हैं जो अपना हमारे पास है लोगो, तो इसको हम फ्लोट लेफ़्ट देंगे। फ्लोट लेफ़्ट का मतलब है कि ये लेफ़्ट साइड पे आ जाए और मतलब ये लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा और दूसरे को राइट साइड, अपने राइट साइड पे जगह देगा, ठीक है, यानी अगले एलिमेंट। तो हम यहाँ पे इसको फ्लोट लेफ़्ट दे देते हैं। फ्लोट लेफ़्ट दे दिया इसको, और उसके बाद आते हैं इसके हाइट एंड विड्थ दे देंगे हम यहाँ पे। हाइट जो हमने यहाँ लोगों की हाइट और विड्थ दी हुई है सेम वही दे देंगे। इसकी हमने हाइट एक 104/52 दी हुई है, तो सेम वही दे के देखते हैं आप। और इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इधर आते हैं, विड्थ 104 पिक्सल एंड हाइट 52 दी हुई है पिक्सल्स। इसको सेव किया। ओके, ऑलराइट। ये हमारे पास एंकर टैग है, उसको हमने img/logo.png, ये सॉरी ये जो हेडर टैग है उसको हम उसके अंदर जो सारा मतलब हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं, इनको हमें किसी कंटेनर के अंदर रखना होगा। और कंटेनर के अंदर रखने का ये हमने इसके अंदर कंटेनर नहीं लगाया था, तो इसके अंदर जो हमने कंटेनर है वो हम कोई भी यानी एक डिव के अंदर इसको रख सकते हैं। जिस तरह से हमने ये यहाँ पे डिव लगाई है, तो यहाँ पे एक डिव लगाएंगे। डिव, और इसको मतलब ये जो डिव है इसको क्लोज हम इसके सारे जो एलिमेंट्स हैं उसके बाहर करेंगे, ठीक है। यहाँ नेव, और उसके बाद हमने इसको इस डिव को हमने आईडी दे दी। इसको सॉरी पहले क्लास दे देंगे और इनर हेडर, ये नीचे ये इसके इनर साइड पे कल शायद हम लगाना भूल गए थे इसका, तो ये हमने इसको इनर हेडर के तौर की आईडी यानी क्लास दे दी है। इसको अब हम यहाँ पे कॉल करेंगे ये लोगों से पहले। डॉट इनर हेडर, और इसका जो सबसे पहले बैकग्राउंड दे देंगे। जो हमने हेडर को बैकग्राउंड दिया है, ठीक है, उसकी बजाय हम वो ये मतलब है, सॉरी बैकग्राउंड हम ऑलरेडी दे चुके हैं। और इसके बाद जो सबसे पहले देंगे वो ये देंगे कि हम मैक्सिमम विड्थ दे देंगे इसको, कि जो हम रिस्पॉन्सिव में कर रहे होते हैं। अच्छा, हबीबुर रहमान करें, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पहले विड्थ लिखना था। अच्छा जी, ये इसके अंदर जो इसके बैकग्राउंड हमने दिया है, तो इनर हेडर जो है उसके अंदर हम विड्थ देंगे कि जो मतलब हमारे पास ये जो हेडर है हमारा, इसकी विड्थ टोटल उसके अंदर हेडर के सेक्शन में तो नहीं दी, लेकिन यहाँ पे हम उसकी विड्थ देंगे। और जब हम रिस्पॉन्सिव कर रहे होते हैं तो रिस्पॉन्सिव की विड्थ जो होती है उसके अंदर दूसरी प्रॉपर्टी
इसके अंदर हमने विड्थ तो दी है लेकिन मैक्स विड्थ देते हैं। मैक्स विड्थ क्या होती है कि मैक्सिमम ये जो एलिमेंट है ये कितना मतलब इसको एक्सपेंड किया जा सकता है, कितना इसकी विड्थ इंक्रीज़ हो सकती है। तो मैक्स विड्थ हम इसको 1200 पिक्सल दे देते हैं। इसका मतलब ये होगा कि जितना मतलब ये जो एक जो इसके अंदर इमेज जितनी भी चीज़ें होंगी वो इस एक विड्थ और इस हाइट के बाहर नहीं निकलेंगी, ठीक है। ये मैक्स विड्थ जो दूसरे स्टैटिक या फिक्स्ड डिज़ाइन के अंदर हम विड्थ देते हैं, या कोई भी जब हम फिक्स्ड बना रहे होते हैं उसमें विड्थ देते हैं, यहाँ पे उसी चीज़ को हम मैक्स विड्थ में दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने मैक्स विड्थ दी और उसके बाद आते हैं यहाँ पे इसको सेंटर में सेंट्रलाइज करने के लिए मार्जिन, इसको मैंने मार्जिन दे दिया, मार्जिन इसको 0 और ऑटो कर देंगे। ज़ीरो ऑटो। उसके बाद यहाँ इसको सेव करके देखते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इसको उसने एक जो डिव है मतलब एक डिव के अंदर इनर हेडर के अंदर रख दिया है। उसके बाद आते हैं कि इसको जो अगली प्रॉपर्टी हम देंगे वो है लास्ट जो हम सबको दे रहे हैं ट्रांजिशन की। तो ट्रांजिशन को मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूँगा। ये लोगो है। उसके बाद हम इसे यानी हमने लोगो को सेटिंग दे दी। उससे आगे अब नेविगेशन बार जो है ये जो लास्ट पे दी हुई है इसको हम इसकी अपनी जगह पे लेके आते हैं। देन हम इन तीनों की जो अलाइनमेंट है उसको सही करेंगे। इसको हमने फ्लोट लेफ्ट दिया है। उसके बाद जो नेविगेशन बार है नेविगेशन बार से पहले हमने एक इसका हेडिंग लगाई हुई है जो वेबसाइट का नेम है, मतलब इंस्टीट्यूट का नेम हमने लिखा हुआ है, H1 रखा हुआ है। तो H1 को दोबारा यहाँ पे कॉल कर लूँगा। ऊपर भी हमने दी है, यहाँ दोबारा उसको कॉल कर सकते हैं। यहाँ कॉल करके उसको मैंने ये हमने जो यहाँ पे H1 ये यूज़ किया है इसको मैं एक क्लास भी दे देता हूँ। हेडिंग और सॉरी इसको हेडिंग की बजाय हेडिंग टेक्स्ट इसको नेम दे देते हैं। इसको मैंने हेडिंग टेक्स्ट नेम दे दिया है। तो मैं यहाँ लिखूँगा H1 डॉट हेडिंग टेक्स्ट। अब इसको मैं और प्रॉपर्टी तो कोई नहीं दूंगा, जस्ट फ्लोट दूंगा, फ्लोट लेफ्ट। ठीक है, ये उसके बाद ये हमने लोगो यूज़ किया है। एंकर टैग और जी बिल्कुल इसकी पोजीशन देनी पड़ेगी, पोजीशन रिलेटिव। इसके बाद यहाँ पे आते हैं, इसको फ्लोट लेफ्ट दे दिया। इसके बाद अगला जो है वो हमारे पास नेविगेशन बार। अब जो नेव बार है उसको हम यहाँ पे बिल्कुल राइट पे लेके जाना चाहते हैं, मतलब इससे आगे यहाँ पे नहीं, बिल्कुल इस जगह पे आ जाए, मतलब राइट कॉर्नर पे आ जाए। तो हम क्या करेंगे कि जैसा कि हमारे ये इस डिज़ाइन के अंदर भी है कि हमारे बिल्कुल ये राइट कॉर्नर पे सेंटर में जस्ट नेम है, यहाँ पे लोगो है और इधर ये हमारा मतलब नेम मेन्यू आएगा, यानी नेविगेशन बार आएगा। तो हम इसको फ्लोट लेफ्ट की बजाय फ्लोट राइट देंगे।
दे दिया। और नेविगेशन में इसके बाद हम पैडिंग लगाएंगे कि यानी इसके टॉप और बॉटम से कितनी जगह छोड़ यानी इसको कितना हमने मार्जिन देना है, तो वो पैडिंग लगाएंगे इसमें। यानी इसके अंदर जो LI और UL हमने लगाना है उसकी पैडिंग बात कर रहा हूँ, ठीक। उसको जो ये पैडिंग देगा उस पर आते हैं। तो पैडिंग यानी टॉप से 25 एंड 20 लेफ़्ट से, और उसके बाद हम बाकी को फ़िलहाल 0 दे के देखते हैं। 0 एंड 0 यानी राइट और बॉटम से हमने 0 दे दी है। और उसके बाद हम इससे अगली जो प्रॉपर्टी है ये पैडिंग हमने इस पर अप्लाई कर दी। उसके बाद जो लास्ट हम सबके साथ यूज़ कर रहे हैं वो ये यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। यही चीज़ हमने इसके अंदर लोगों के अंदर भी रखनी है, और यही यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। इधर भी अप्लाई करेंगे इसको। और उसके बाद ये हमारे पास नेविगेशन बार हो गई। और उसके बाद आगे इसके बाद आते हैं कि जो हमने मतलब कि इससे अगली अपने डिज़ाइन में अगर आएँ तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद इसके अंदर हमने लगाया हुआ है एक UL और देन उसके अंदर LIs रखी हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम अगली अपनी सेटिंग की तरफ आते हैं जो कि UL है। उसके बाद यानी उसके जो स्टाइल टाइप आप देख रहे हैं, यानी लिस्ट स्टाइल का जो टाइप आप देख रहे हैं, तो वो कौन सी है इसका मैं डिस्प्ले दिखाऊंगा आपको। ये आप देख सकते हैं कि इसको मैंने रिफ़्रेश किया तो ये इस साइड पे बिल्कुल आ गई है, जो कि फ्लोट राइट दिया है तो बिल्कुल इस साइड पे आ गई है। अब हम ये करेंगे कि ये इसके जो डॉट्स आ रहे हैं इन डॉट्स को रिमूव करना है। मतलब ये तो ये किस तरह से होकर ये LI में यानी UL के अंदर आएंगे, ठीक है। UL और उसमें लिस्ट स्टाइल और इसको नन कर देंगे, सेव। और उसके बाद ये लिस्ट स्टाइल नन कर दिया और देन ट्रांजिशन अप्लाई कर देंगे इस पर भी। उसके बाद अगर आगे आते हैं जो LI है उसके हम अब देखिए तो ये इस पर अप्लाई हो गया है। लेकिन जो इसका ये कलर है यानी कि एंकर टैग्स जो यूज़ हो रहे हैं इसका कलर हमें ये नहीं चाहिए, और टेक्स्ट डेकोरेशन उसको वो भी नहीं चाहिए, यानी अंडरलाइन जो की हुई है। तो A और A के बाद हम उसमें कलर और कलर्स का सेम वही कर देंगे जो हमने बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है। यानी ब्लू के ऊपर हम लाइट ये ऑफ वाइट कलर यूज़ करना चाहते हैं। ये कलर जो हमने पैराग्राफ का यूज़ किया है, और वैसे हमने यानी पूरे बॉडी का जो बैकग्राउंड यूज़ किया है वही हम ये H1 का जो हम कलर यूज़ कर रहे हैं वो एक्चुअली बॉडी का बैकग्राउंड है, ठीक है, यानी ऑफ वाइट कलर। तो हम इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे इसके भी कलर के अंदर। इसको सेव किया और उसके बाद आते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन रन कर देंगे तो आप ये देखें तो इसका कलर भी वाइट है एंड और अंडरलाइन जो है वो भी हमने ख़त्म कर दिया। और इसके बाद आते हैं LI हमने यानी कि लिस्ट स्टाइल है उसको चेंज करेंगे, मतलब LI। और LI को किस तरह से कॉल करेंगे, हमने ये UL जो किया है ये सारे UL जितने भी हमारे पेज के अंदर UL आएंगे उन सब पे अप्लाई हो रहा है। लेकिन इसको एक रेफरेंस से कॉल करना होगा, यानी कि नेव स्पेस UL। इसका मतलब है कि नेव के नेविगेशन बार के अंदर जो UL है सिर्फ उसी पे सेटिंग ये अप्लाई होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि अब हमने
ये एंकर टैग अपने जितने भी हमने दिए हैं ये उस पर इसी तरह से अप्लाई हो रहा है, लेकिन हम सिर्फ उस एंकर टैग को टारगेट करना चाहते हैं जो कि हमारा नेविगेशन बार के अंदर है। तो नेव, उसके बाद यूएल एंड फिर ए। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे, इससे पहले नेव और यूएल इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ से कॉपी करके, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, इसको सेव करता हूँ। उसके बाद इसी तरह से नेव स्पेस यूएल एंड देन एल ए आई ए होगा और उसके अंदर एल आई लगाया हुआ। ठीक है, इसको मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ, सेव किया। और अब इसकी जो ये टाइप मतलब इसकी जो ये कॉलम में आ रहा है वर्टिकली सारी आ रही है, इनको मैंने हॉरिजॉन्टली एक लाइन में एक रो में करना होगा। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि जो इसका डिस्प्ले है उसको हम इनलाइन ब्लॉक भी कर सकते हैं या फिर इसको फ्लोटिंग दे सकते हैं, ये दो मेथड हो सकते हैं। तो हम इसको फ्लोट दे देते हैं और फ्लोट इसको लेफ़्ट दे देंगे, सेव करते हैं। फ्लोट लेफ़्ट की बजाय अगर हम इसको इस तरीके से करें कि इसका जो डिस्प्ले है वो हमने चूँकि जैसे पहले भी पढ़ा है कि डिस्प्ले इनलाइन जो होता है वो एक लाइन के अंदर, और इनलाइन ब्लॉक वो होता है कि जिसके ऊपर आप ब्लॉक की भी एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर सकें और इनलाइन की भी प्रॉपर्टीज़ वो उस पर अप्लाई की जा सकें। तो हम इसमें इनलाइन ब्लॉक यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको सेव किया और ये इनलाइन ब्लॉक आ गया, इसको थोड़ी सी पैडिंग देनी होगी और वो पैडिंग हम इधर ए के अंदर आके देते हैं। उसकी वजह ये है कि ए आउटसाइड है और एक जो ए है यानी एंकर टैग है उसकी दूसरे एंकर टैग से पैडिंग उस यानी सॉरी पैडिंग नहीं, इसको मार्जिन देना, यानी उसका मार्जिन दूसरे के रेलिवेंट दूसरे के अकॉर्डिंगली वो इजी हो सकता है कि इस ए का ये जो ए पूरा एंकर टैग है इसके बाद का यानी इसका जो मार्जिन होगा उसका यानी इसका मार्जिन राइट जो होगा उसका इफ़ेक्ट इस पे होगा एंड इसका इफ़ेक्ट ये थर्ड वाले पे एंड थर्ड का फोर्थ। तो हम क्या करते हैं, हम जैसे इनको एक मार्जिन राइट दे देते हैं जितने भी एंकर टैग हैं उनको। तो एंकर टैग को मैंने यहाँ पे मार्जिन राइट दे दिया। पिक्सल ठीक है, अब हमारे पास ये एक मेन्यू बन गया है हमारे पास। और उसके बाद ये मेन्यू आ गया हमारे पास जिसके अंदर जिसके ऊपर हमने मतलब इनमें से ये तीन का कलर डिफरेंट होगा और जो इस वक्त एक्टिव है उसका कलर डिफरेंट होना चाहिए, यानी कि करंटली हमारे पास जो एक्टिव होगा उसका। तो उसके लिए क्या करेंगे हम कि ये हम होम पेज पर डिज़ाइन कर रहे हैं तो इसको जाके एक क्लास लगा देंगे। एक क्लास हम यानी ये जो एंकर टैग है इसको क्लास देंगे एक्टिव की, सेव। और यहाँ गया मैंने यहाँ पे जाके एक्टिव डॉट एक्टिव इसको सेव करता हूँ और एक्टिव और इसके अंदर मैंने जस्ट कलर चेंज करूँगा इसका। और कलर मैं इधर से आगे सिलेक्ट करता हूँ कि जो हम ऑलरेडी कलर यूज़ कर रहे हैं इसका यानी टेक्स्ट का कलर वो ये है, लेकिन इससे थोड़ा सा डार्क कलर में यहाँ पे ताकि सिलेक्टेड थोड़ा सा ये पता चले कि ये टेक्स्ट या ये मेन्यू इस वक्त यहाँ पे सिलेक्टेड है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पेस्ट किया है, आप देख रहे हैं ये इस वक्त है। मैं ये वाला कलर जो है ये आप ऊपर देख रहे हैं ये कलर मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ एक्टिव मेन्यू के लिए, या बल्कि इससे भी थोड़ा सा कम कर लेते हैं इसको यहाँ पे। तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और इधर जाके यहाँ पे कलर में हैश साइन और उसके बाद ये कलर कोड
इसको मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि ये इस दूसरों से ये डिफरेंट नज़र आ रहा है। इसी तरह से जो पेज हम बना रहे होंगे उसी पेज के अंदर ये एक यानी उस पेज का जो मेन्यू होगा उसके अंदर ये प्रॉपर्टी हम लगा देंगे। आपकी आज के लेक्चर की जो असाइनमेंट है वो ये है कि जितना हमने कर लिया है इस लेक्चर को आप चाहे दोबारा देखें, अगर आपको समझ आ गई है तो ठीक है। आप इसी तरह से एक पूरा स्ट्रक्चर ये इमेज चूँकि आपको मिल जाएगा तो इसी जैसा आपने स्ट्रक्चर खुद तैयार करना है, ठीक है। आपकी कलर स्कीम थोड़ी डिफरेंट होनी चाहिए और फ़ॉन्ट भी आप डिफरेंट चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब तक हमने जितना मतलब ये इमेज आपको मिल जाएगा, ये वाला इमेज है। तो इस इमेज के अंदर जितना हमने स्ट्रक्चर ये तैयार किया हुआ है, इस स्ट्रक्चर को आपने HTML में जितना हम कर चुके हैं, मतलब यहाँ तक कर चुके हैं और बाकी HTML का तो हमने कंप्लीट कर चुके हैं ना, तो इसलिए HTML का आपने ये पूरा पेज तैयार कर देना है। और CSS जितनी हमने की है इस यहाँ तक हेडर एरिया आपने CSS में करके आना है, यानी आपने मुझे सेंड कर देना है। और आपकी असाइनमेंट हर हाल में मुझे संडे से यानी 8 बजे से पहले मिल जानी चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा और अस्सलाम वालेकुम।